नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने शनिवार को हसन खां मेवाती स्थित श्री बाबा मस्तनाथ जन सेवानम भवन पर जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं के निस्तारण के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से सांसद कार्यालय पहुंचे 2018 रेलवे भर्ती में चयनित छात्रों ने अलवर सांसद का विशेष आभार व्यक्त किया। सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि वे निरंतर जनता की सेवा हेतु जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। उनके जीवन का मूल उद्देश्य आमजन की सेवा करना है। इस दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा जिले में बढ़ते अपराध और खूनी संघर्षों के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अलवर सहित संपूर्ण राजस्थान में जो हालात हैं वे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अवैध खनन, जमीनों पर कब्जा, हत्या, लूट, गैंगरेप, ठगी, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार, बढ़ते अपराध सरकार की अराजक कुशासन के साक्षात प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार मुगलिया शासन व्यवस्था को अपना चुकी है। नौगांवा खूनी संघर्ष से संबंधित थाने के एसएचओ और डीएसपी की भूमिका भी संदिग्ध है। गत रात्रि घायलों के परिजनों से सान्या हॉस्पिटल में मिलते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की कुनीतियों का शिकार आम जनता हो रही है। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्मम हत्याकांड के बाद भी गहलोत सरकार निरंतर राजनीति कर रही है। सरकार की लापरवाही के कारण 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद आज तक अपराधियों को सजा नहीं मिल सकी है। गहलोत सरकार एक तरफ गो तस्करों के मृत होने पर 15-15 लाख रुपए की रेवड़ियां बांट रही है, दूसरी तरफ मृतक कन्हैयालाल के परिजनों को नाममात्र का मुआवजा देकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता पक्षपात की इस राजनीति को नहीं सहेगी। संपूर्ण राजस्थान प्रदेश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करने वाला है, लेकिन गहलोत सरकार राजस्थान को मुगलिया प्रदेश बनाने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में राजस्थान की जनता सरकार की मुगलिया नीतियों का जवाब अवश्य देगी। आज हमने अखबार में भी देखा कि क्राइम रेट अलवर में सबसे ऊपर है। हत्याओं के मामले हों, डकैती के मामले हों, अपहरण के मामले हों, आज गुंडागर्दी में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अलवर बन चुका है और ये बना है इस कांग्रेस के कारण। अलवर एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, बाबा भर्तृहरि जी की तपोस्थली है। पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और अलवर के अंदर जितना उद्योग देखें तो एशिया का बड़ा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर है, दिल्ली से नज़दीक है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से प्रशासन यहाँ पर आज जिस प्रकार से लचड़ और इन नेताओं के चक्कर में आकर वो अपना दायित्व भूल चुका है और इन नेताओं के कारण आज प्रशासन काम भी नहीं कर पा रहा है। और प्रशासन की इस तरह से मैं कहता हूँ कि उनकी आत्मा मर चुकी है कि बाहर से गुंडे आकर यहाँ पर बदमाशियाँ करते हैं। और जो मैं बात बोलता आया हूँ कि पुलिस ठेका लेने लग चुकी है। आज पुलिस ठेका उठाती है कब्जे दिलाने के, कब्जे छुड़वाने के, कब्जा करवाने के। ऐसे ठेके पुलिस लेने लग गई तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में और अलवर में कायम होगा, कैसे जनता को न्याय मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि ये अलवर की जनता इन विषयों को लेकर बहुत पीड़ित है। हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा मामला आता है जिसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही गंभीर दिखती है और पुलिस उन मामलों में कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देने में अपराधियों का सहयोग करती है, भूमाफियाओं का सहयोग करती है या खनन माफियाओं का सहयोग करती है। तो इन पर अंकुश लगना चाहिए और अलवर की जनता को इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए आने वाले समय पर इस व्यवस्था को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करे और जनता के विकास को प्राथमिकता दे। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद राजकुमार शर्मा से मिलने के लिए शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके घर पहुंची। यहां पर राज्य ने परिजनों से मुलाकात करते हुए राजकुमार शर्मा के हालातों के बारे में जानकारी ली। राज्य ने यहां पर बेटी की शादी में सहयोग करने की बात कही, वहीं आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान किए। इस दौरान राजकुमार शर्मा के परिजनों ने राज्य से कहा कि उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में केवल 5 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा किसी को भी नौकरी नहीं मिलने से घर गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। परिजनों ने यह भी कहा कि उन्हें यहाँ पर रहने में परेशानी आ रही है। यहाँ आसपास का माहौल सही नहीं होने से कहीं अन्य जगह मकान दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड के दौरान राजकुमार शर्मा दुकान में बैठकर कपड़े सील रहा था। घटना का पूरा दृश्य देखने और बार बार वही बात जहन में होने से उन्हें 2 बार ब्रेन हैमरेज तक हो गया। हालांकि सरकारी खर्चे पर उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। राजकुमार की हालत नाजुक बनी हुई है। शनिवार को राज्य ने मुलाकात कर परिजनों को ढांढस बंधाने के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे यहां राजकुमार की हालत देखने के लिए पहुंचे हैं।
खुद देखना चाह रही थी कि इनकी एक्चुअली स्थिति क्या है, इनको सरकार ने अभी तक क्या मदद की है और इनकी तबीयत कैसी है। आज वही देखने के लिए आई हूँ। कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से विभिन्न बैंकों के 4 एटीएम सहित 1,55,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। थाने के एसएसओ राजेश शर्मा ने बताया, कंट्रोल रूम को मुखबिर के जरिए 3 संदिग्ध लोगों के एटीएम से पैसे निकालने की सूचना मिली, जिस पर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर तीनों के पास विभिन्न बैंकों के 4 एटीएम, 1,55,000 रुपए की नकदी मिली। नकदी और एटीएम के संबंध में जब तीनों से पूछताछ की गई तो तीनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और पुलिस कर्मियों से झगड़ा करने पर उतारू हो गए। इसके बाद मोहनलाल प्रजापत, छगन प्रजापत और चुन्नीलाल प्रजापत को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने लाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर मालूम चला कि तीनों आरोपी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं और एटीएम के जरिए रकम निकालकर फरार हो जाते हैं। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों से ठगी की वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखिए, इस संबंध में कल शाम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को ये बताया है कि 3 लड़के हैं और ये एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं, संदिग्ध हैं। जिस पर जो है पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, आसपास तलाश किया तो 3 व्यक्ति मौके पर एक दुकान के पास मिले। तो पुलिस ने जो है उनसे पूछताछ की तो तीनों ने अपना नाम बताया। एक का नाम मोहनलाल प्रजापत है, दूसरा छगन प्रजापत है और तीसरा चुन्नी लाल प्रजापत है। इन तीनों से जो है बातचीत की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जो है लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो गए, जिस पर जो है इनको दस्तयाब करके धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया। इनके पास जो है 1,55,000 रुपये कैश और 4 एटीएम मिले जो संदिग्ध थे। तो उनको जो है अलग से जब्त किया गया और इस संबंध में जांच जितेंद्र सिंह ASI के जिम्मे की गई। जितेंद्र सिंह ASI ने जांच के दौरान जो एटीएम्स थे जब्त किए गए थे उनकी डिटेल निकलवाई, बैंक खातों के स्टेटमेंट निकलवाए और आरोपियों से भी पूछताछ की गहनता से। तो ये तथ्य सामने आया है कि ये 1,55,000 रुपये जो थे ये साइबर ठगी के रुपए थे और इस संबंध में जो है जांच रिपोर्ट पे अलग से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सरिस्का बाग परियोजना में शनिवार से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी बंद कर दी गई है, जिसको लेकर शुक्रवार को सरिस्का में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। जंगल सफारी के लिए दूर दराज क्षेत्रों से पर्यटक सरिस्का पहुंचे और सफारी का आनंद लिया। 1 जुलाई से सरिस्का बाग परियोजना सफारी करने के लिए 3 महीने तक बंद रहेगा। हालांकि 2 रूट सदर गेट और बाला किला पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन जहां टाइगरों की अधिक मूवमेंट रहती है वहां पर्यटक सफारी नहीं कर सकेंगे। इसलिए सरिस्का में बाघों को देखने के कम ही अवसर मिल सकेंगे। इस बार पर्यटकों को सरिस्का में टाइगरों की जबरदस्त साइटिंग हुई है, जिससे पर्यटक तो रोमांचित हुए ही हैं। इसके साथ ही सरिस्का प्रशासन को भी काफी फायदा हुआ है। जिले में रोडवेज बसों के 2 डिपो हैं, लेकिन इन डिपो के अधिकांश बसें खटारा हो चुकी हैं। ऐसे में ये खटारा बसें राजस्थान को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि अलवर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित 7 राज्यों में विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन होता है। मत्स्य और अलवर आगार से 250 से ज्यादा रोडवेज की बसें संचालित होती हैं। इनमें करीब 50 बसों की हालत ज्यादा खराब है, तो 100 से ज्यादा बसें खटारा हो चुकी हैं। अलवर से एक भी AC बस का संचालन नहीं होता है, साथ ही स्लीपर बस की भी सुविधा नहीं है। ऐसे में अलवर के लोगों को डग्गा मार बसों में सफर करना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय से दोनों डिपो को नई बसें नहीं मिली हैं। बसों की हालत खस्ता हाल होने के कारण यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थानीय संस्थाओं और लोगों ने यहां से AC और स्लीपर बसों के संचालन की मांग की, लेकिन रोडवेज के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अलवर से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लंबे रूट हैं, जिन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। साथ ही ग्रामीण रूटों पर भी हालात खराब हैं। ग्रामीण रूटों पर बसों की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को डग्गा मार वाहनों में सफर करना पड़ता है, जिससे यात्रियों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। ऐसा है जी, राजस्थान रोडवेज का अलवर एक बहुत बड़ा बस अड्डा है, अंतर्राज्यीय, और यहाँ से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश
और उत्तराखंड, इतनी दूर दूर की बसें चलती हैं, लेकिन अभी तक कोई एसी बसों की यहाँ व्यवस्था नहीं है। बात यह है कि एसी बसों की व्यवस्था तब हो जब सामान्य बसों की यहाँ पूरी तरह व्यवस्था नहीं है। रोडवेज में 5 साल से कोई नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी गई हैं, और जो गाड़ियाँ रोडवेज के पास थी वो अब जर्जर अवस्था में हैं, जो कि यात्री बैठ भी जाएं तो उनकी यात्रा है सुरक्षित होगी ये कोई कह नहीं सकता। कारण यह है कि राजस्थान रोडवेज के बड़े अधिकारी टेंडर निकालते हैं और उनको 3 दिन बाद ही निरस्त कर देते हैं। ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि रोडवेज को वो पैसा दे और रोडवेज जो है नई बसें खरीदे। मुख्यमंत्री जी राजस्थान के गहलोत जी आए दिन घोषणा कर रहे हैं कि आज हम इतनी छूट दे रहे हैं महिलाओं को, आज इतनी दे रहे हैं, अब तो 50% तक की छूट कर दी है। तो महिलाओं का झुकाव रोडवेज की तरफ हुआ है, लेकिन केवल झुकाव से क्या होगा? जब उनके लिए बैठने के लिए बसें नहीं होंगी तो यात्री वार कैसे बढ़ेगा और कैसे रोडवेज की आय बढ़ेगी? तो हमारी मांग है कि तुरंत एसी बसें ना खरीद करके पहले सामान्य बसें खरीदी जाएं, उसके बाद एसी और वोल्वो बसें खरीदी जाएं। पहले आम जनता को सुविधा दी जाए, फिर अमीर लोगों के लिए जो है एसी बसें खरीदी जाएं। गर्मी में अच्छी बात है खरीदी जाएं, लेकिन आम जनता के लिए जितनी बसें चाहिए साधारण, वो सब खरीदी जाएं। क्या मानते हैं अगर एसी बस आएगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा? एसी बस आएगी तो अलवर जो है राजस्थान में पर्यटन के हिसाब से टूरिज्म है। यहाँ सरिस्का है, सिलीसेड है, भरतरी है, और भी कई आसपास बाला किला है। तो यहाँ पर्यटन बढ़ सकता है, तो उससे राजस्थान का राजस्व भी बढ़ेगा और रोडवेज की आय भी बढ़ेगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसलिए जो है एसी बसें भी खरीदी जानी चाहिए, लंबी दूरी के लिए तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ जो लिंक रोड निकल रहे हैं हाईवे, उन पर वो बसें आराम से चल सकती हैं फुल होकर के। हमारी सरकार से और निगम के जो उच्च प्रबंधन है उनसे यही मांग है कि 2000 बसें खरीदी जाएं और बसों के साथ साथ 10,000 कर्मचारियों की भर्ती भी की जाए। ऐसा है जी, अलवर में गाड़ियों की बहुत बड़ी समस्या है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। 10 साल से तो हम इसके लिए बार बार रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ के तहत हमारा संयुक्त मोर्चा इस लड़ाई को लड़ रहा है, और हम इसको जो गाड़ियों की समस्या है इसको पहली मांग के तौर पर रखते हैं कि गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही साधारण गाड़ियों के साथ साथ यहाँ एसी की बसों की मांग भी हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, जो कभी भी गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की। हम चाहते हैं कि यहाँ एसी गाड़ियों की व्यवस्था भी की जाए, जिससे अलवर के पर्यटन स्थल पर राज्य सरकार की आय भी बढ़ सके और लोगों को सुविधा भी मिल सके। एसी बसें हों तो लोगों को सुविधा बढ़ेगी, रोडवेज की आय बढ़ेगी, रोडवेज उन्नति करेगी, और साथ साथ में रोडवेज के साथ साथ में राज्य सरकार का भी आय पे अच्छा असर पड़ेगा। इस तरह से हम प्रत्येक जितने भी हमारे संघर्ष होते हैं उनमें सब में प्रमुख मांग गाड़ियों की नई भर्तियों की रखते आए हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से पूरी करे। 2000 गाड़ी कम से कम खरीदे और रोडवेज में प्रत्येक डिपो में गाड़ियां भेजकर जो यात्री हैं उनको सुविधा प्रदान करे। अच्छा है, ये यहाँ अलवर में 2 डिपो संचालित हैं, जो दोनों डिपो से 200 से अधिक बसें यहाँ से संचालित होती हैं। इसी के साथ साथ तिजारा की बसें भी यहाँ से संचालित होती हैं। आज बसों की अगर बात की जाए तो हम लगातार पिछले 10 साल से बसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वर्ष 2020 में कुछ गाड़ियाँ हमको मिली थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आज की स्थिति यह है कि दोनों डिपो में 50 से अधिक बसें ऐसी हैं कि जो कंडम स्थिति में पहुंच चुकी है। उनमें सफ़र करना यात्रियों को दुर्भर हो रहा है। तो हमारा जो 6 यूनियनों का जो संगठन है, संयुक्त मोर्चे के नाम से राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा है, उसके नेतृत्व में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे 2018 की हड़ताल के दौरान माननीय हमारे पूर्व जो परिवहन मंत्री हैं खाचरियावास जी वहाँ आए थे, सचिन पायलट जी भी आए थे, और तमाम बस स्टैंडों पर जहाँ पर हमारी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ कांग्रेस नेता आए थे। परंतु आज 5 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज की जो नई बसों की जो मांग है वो अभी पूरी नहीं हुई है। हमारे राजस्थान रोडवेज में नई बसें जो आनी चाहिए उनकी लगभग 2000 बसें हमें आज की तारीख में चाहिए, जिससे हम जनता को बेहतर सुविधाएं दे सकें। उसी प्रकार हमारे यहाँ से कुछ गाड़ियाँ स्लीपर तो चल रही है, परंतु आज भी इतना बड़ा शहर और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी अलवर महत्वपूर्ण है, परंतु यहाँ कोई भी एसी स्लीपर गाड़ियाँ भी यहाँ से नहीं है। तो हम लगातार हमारे संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में
मांग कर रहे हैं कि बसों की खरीद की जाए। साथ ही साथ बसों की खरीद के साथ ही 10,000 जो रिक्त पद है हमारे उनको भरा जाए, जिससे कि हम जनता को बेहतर सुविधाएं दे सकें। ये मांग हमारी चल रही है और लगातार आगे भी हमारे आंदोलन है। कल हमारा जयपुर में सम्मेलन है 1 तारीख का, उसके बाद में लगातार पूरे राजस्थान में 1 महीने के दौरे चलेंगे और उसके बाद में जो नए प्रोग्राम आएंगे वो हम आपको सूचित कर देंगे। बाकी लगातार बसों की खरीद के लिए हमारा संघर्ष जारी है। शहर में एक सड़क ऐसी भी है जिस पर चलना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल है। हालात ऐसे हैं कि रोजाना कोई ना कोई टूटी सड़क से गिरकर हादसे का शिकार हो रहा है। दरअसल नगर परिषद सभापति रही बीना गुप्ता के निष्कासन के बाद कांग्रेस द्वारा आगामी समय में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीना गुप्ता वार्ड 20 से पार्षद थी। सभापति के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा विकास कार्य उन्हीं के वार्ड में हुए थे। अब उनके हटने के बाद इस वार्ड के हालात खराब है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 में सीमेंट रोड को तोड़े हुए 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है। नगर परिषद अब इस सड़क को बनाने में लापरवाही बरत रही है। वहीं सड़क तोड़ते समय लोगों के नल कनेक्शनों के पाइप टूट गए, जिससे घरों में पानी आना बंद हो गया है। यहाँ की नालियां अवरुद्ध हो चुकी हैं, जिससे रोड किनारे पानी जाम होने के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति बन रही है। मुख्य रास्ता होने के कारण आए दिन लोगों के गिरने से हादसे हो रही हैं। कई दिनों से लोगों के वाहन घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि नगर परिषद ने कुछ मलबा मौके से हटवाया, लेकिन इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे 8 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है। सारे नल के कनेक्शन तोड़ तोड़ के पटक दिए और अब आ भी नहीं रहे और ना नहीं सही कर रहे, ना सड़क सही कर रहे और बहुत परेशान हो रहे पानी की वजह से। थानागाजी क्षेत्र अंतर्गत दुहार गांव में जमीन बेचने के मामले में 4 भाइयों में लाठी फरसी चल गई। यहां 3 भाइयों ने मिलकर एक भाई और उसके परिवारजनों की पिटाई कर दी। इस दौरान लाठी फरसी चलने से 4 जने घायल हो गए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है। घायल राजेश गुर्जर ने बताया कि उसके पिता बीमार चल रहे हैं, उनके इलाज के लिए जमीन बेचनी पड़ी। इसी बात से नाराज होकर उसके 3 भाइयों सहित परिवार के लोगों ने लाठी फरसी से मारपीट कर दी, जिसमें हरिराम, राजेश गुर्जर और झब्बू गुर्जर घायल हो गए। पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मारपीट करने वाले गिरधारी, देवी सहाय और लीलाराम 3 भाई हैं। इसके अलावा रामशरण, राकेश, मोहर सिंह, देशराज, मक्खन व सुभाष सहित 14 लोगों ने हमला किया। राजेश गुर्जर ने बताया कि पुलिस को पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब कई जने घायल होने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। झगड़ा हो रहा है सर, ऐसे हो रहा है कि हम बैठे चाय पी रहे थे घर पे, तो पिताजी आया था और बाजार से आया था कोटपुतली साइड से, आगे चाय पी रहा था, मैं बाहर बैठा चाय पी रहा था। चारों घर वालों ने पीछे से सवा जोड़ी। फिर क्या हुआ भाई देख तो कल अंदर, फिर आके हथियार लेके आए। कौन लोग थे? वह हमारे चाचा था। वो क्या नाम है? एक का नाम गिरधारी है, एक रामशरण, एक देवी साय, देशराज, मोहर सिंह, सुभाष। झगड़ा किस बात में हुआ था? झगड़ा कोई मेरे पिताजी के नाम ज़मीन थी, जो खुद की पर्सनल ज़मीन थी, ज़मीन कोई बेचते हैं आपकी, खुद ने बेच लिया। किन किन लोगों को लगी है? जी ज़मीन को भी क्यों 6 महीने हो गई, ज़मीन हमारी थी, उसके ऊपर हमला करेगा, हमारे को हिस्सा दो। वो क्या चाहते हैं? जमीन लेना चाहते हैं? हाँ, वही मांग रहे, हमारे पास लाठी का जोर से हिस्सा मांग रहे हैं। अरावली विहार थाना क्षेत्र के मुंगस्का से मौजपुर हाउस को जाने वाले घुमाव पर स्कूटी को टैंकर ने बीती रात टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक महिला के शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने टैंकर को पकड़ लिया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि हरियाणा के पलवल निवासी पूजा अपने भाई मनीष के साथ हनुमान चौराहे की तरफ से मौजपुर हाउस की ओर स्कूटी से जा रही थी, तभी घुमाव पर टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। मामला एक्सीडेंट का है। इसका नाम है पूजा गल्होत्रा, वाइफ ऑफ ललित गल्होत्रा। उम्र करीब इनकी 40 साल है। ये पलवल के रहने वाले हैं, वहाँ ब्याही थी, यहाँ की लड़की है, अलवर कालाकुआ की। ये और इसका भाई मनीष दोनों स्कूटी से हनुमान सर्किल से और कालाकुआ आ रहे थे, और ये नर्सरी है जो, वो नर्सरी के पास घुमाव है, उस घुमाव में टर्न हो रहे थे, पीछे पीछे एक ट्रक आ रहा था जिसने इसको टक्कर मार दी और टक्कर से इसके चोट आ गई। फिर सोलंकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, वहाँ दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, रिपोर्ट इनकी ले ली है, दर्ज कर दी है, जाँच है।
ट्रक चालक तो उसमें ट्रक तो पकड़ रखा है, चालक का भी पता नहीं है। ट्रक तो बता रहे हैं कि खड़ा है। मृतिका की उम्र कितनी है? मृतिका की उम्र 40 साल करीब। काम वाम भी करते थे या हाउस वाइफ? यार इतना तो मैंने नहीं भैया, हाउस वाइफ है क्या। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक बेटा 5 साल का करीब। सड़क निर्माण को लेकर मुल्तान नगर जनता कॉलोनी के लोगों ने रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिटी पार्क के मालिक जनक पर रोड निर्माण नहीं होने देने का आरोप लगाया। जनता कॉलोनी के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लोग करीब 15 साल से अधिक समय से मकान बनाकर यहां रह रहे हैं। यह क्षेत्र का मुख्य रास्ता होने के बावजूद भी रोड निर्माण कार्य अवरुद्ध कर रखा है। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा विधायक कोटे से सड़क निर्माण कार्य चालू होकर लगभग पूरा होने को है, लेकिन सिटी पार्क सोसाइटी के मालिक द्वारा करीब 150 फुट तक के रोड का निर्माण कार्य अवरुद्ध करा दिया गया। निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की दशा में उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये है कि हमारा रोड, पहले हमने यहाँ प्लॉट खरीदे थे, जब हमको बताया था ये रोड सारा। कौन सी जगह? ये मुल्तान नगर, ये क्या नाम, जनता कॉलोनी बेला का, आर के प्रॉपर्टी के पीछे। आर के प्रॉपर्टी वाले ने हमको बताया कि ये रास्ता है, मैंने खरीद के रास्ता बनाया है। हमने यहाँ के ले लिया 2011, उससे पहले से ही रह रहे हैं हम, 10 से ही रह रहे हैं। और अब सिटी पार्क वाला बोल रहा है कि ये रास्ता मेरा है, मैं आगे तक तुम्हारा रोड बना लो, इस रास्ते को नहीं बनाने दूंगा। ये छोटा सा टुकड़ा है जरा सा, लेकिन पहले कई बार इन्होंने नापतोली कर ली, तब तक कोई दिक्कत नहीं आई इसको। और अब इसको दिक्कत कहाँ से आई है? पाइपलाइन डली हुई है, नल लाइन डली हुई है, ग्रेवल रोड डला हुआ है, पहले से दिल्ली रोड से कनेक्ट है। ये क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे है कि ये रोड कट के लिए क्यों छोड़ा जाए, पूरा बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। हमारा छोड़ा जा रहा है 150 हमारी कॉलोनी के लिए जो रास्ता है ये 15 साल पुराना है। हमारी कॉलोनी 15 साल पुरानी बची हुई है। इसके लिए रोड पारित हुआ है, जो कि पीडब्ल्यूडी के तहत विधायक कोटे ने दिया है, और इस रोड का निर्माण चालू हो चुका है। निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ सीसी डलनी है। अचानक पार्क वाले ने यहाँ पर विवाद खड़ा कर दिया है, खसरा नंबर 104 और खसरा नंबर 115 को लेकर, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, लेकिन उसका पैसे का दबाव देकर वो इस रोड को रुकवा रहा है। कानून से हम गुहार लगा रहे हैं, कलेक्ट्रेट के पास भी हम जा चुके हैं, आईएन को भी हमने दे दिया है लेटर, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और वो भी बोल रहे हैं कि रोड नहीं बनेगा, जबकि मेन दिल्ली हाईवे से लेके और हमारी कॉलोनी खसरा नंबर 102 में बसी हुई है जनता कॉलोनी, इसके लिए 33 प्लॉट बनी हुई है, पूरी आबादी हो चुकी है। इसके रोड को बीच में से 150 फुट के टुकड़े को वो रुकवा रहा है, जबकि ये है जनक पार्क वाला, जो पार्क सिटी का मालिक है, वो रुकवा रहा है, जिसमें कई सारे अधिकारी हैं जो उसके साथ में उसी की गवाही दे रहे हैं। और हम असहाय हो चुके हैं, इसलिए मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन का साथ लेना पड़ा। और हमारी मांग यही है कि हमारा रोड बनाया जाए, क्योंकि हमारा जो भी पैसा कमाई धन था आज तक का, वो पूरा हमने खरीद कर लगा दिया है। हमारे बच्चों का भविष्य, अगर रोड नहीं बना तो हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कार्रवाई करने, हमारा रोड बनना चाहिए, हमारी यही मांग है। एनईबी थाना पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस ने पूछताछ कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। एनईबी थाने के हेड कांस्टेबल से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में दोनों आरोपी एक युवती का मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिसके संबंध में पीड़िता की ओर से थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। टीम गठित कर आरोपियों को चिन्हित किया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। सूचना लगते ही दोनों आरोपियों लोकेश और धर्म को बगड़तिराहा गांव ठेली का बास तथा साड़ोली से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 2022 का मुकदमा था, जिसमें आरोपियों द्वारा एक लड़की से मोबाइल छीना गया था। आरोपियों को डिटेन करने के बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। लोकेश पुत्र जम्मन जाति जाटव निवासी ठेंगी का बास, थाना बगड़तिराया। धर्म सिंह उर्फ धर्मू पुत्र हीरालाल जाति जाटव निवासी ठेगी का बास, साड़ोली, थाना बगड़तिराया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया था? गाँव से डिटेन करके थाने पे लाके गिरफ्तार किए थे। कितने मुकदमे थे? जी, मोबाइल लूटे कितने मुकदमे?
मोबाइल लूट गए, एक मुकदमा आरोपियों से कार किया। इन दिनों हो रही बारिश के बावजूद भी अलवर शहर की जनता को पानी के लिए जाम लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा शहर के वार्ड 32 में देखने को मिला, जहां पेयजल संकट से परेशान क्षेत्र के महिला पुरुषों ने जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के लिए समझाइश करती नजर आई। जाम लगा रही महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर गाली गलौज और धक्का मुक्की करने के भी आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड क्षेत्र की बोरिंग से अन्य जगह पानी की सप्लाई के लिए कनेक्शन किए जा रहे थे, जिस पर जलदाय विभाग के ईएन और जेएन मौके पर पहुंचे, जहां अधिकारियों द्वारा महिलाओं से धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि जब तक जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर आकर महिला से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वार्ड नंबर 32 सेक्टर 5 में पानी की बोरिंग हुई थी, तो ये लोग वहाँ पे लाइन काटने के लिए आए, तो महिलाओं ने कहा भाई पानी वार्ड नंबर 32 का है, सेक्टर 5 पानी, इस पानी को ही रखा जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो लाइन आगे देंगे। उसके बाद में शायद ये अपने एएन है गणेश जी, उनसे इनकी कुछ कहा सुनी, उन्होंने इनका किसी महिला का हाथ पकड़ के और धक्का मार दिया। उन्होंने मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, आप ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा कि बहुत देखी है ऐसी मैंने, और गाली गलौज की उस वजह से सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। इनका यहाँ जाम लगा, जब तक वो आके माफी नहीं मांगेंगे हम यहाँ से अपना जाम नहीं खत्म करेंगे। कौन लोग थे जिनने गाली मारी? एएन थे, एएन साहब, एएन गणेश जी। आज सवेरे कनेक्शन के लिए वो आए थे वाटर वर्क्स वाले, जेएन भी थे, एएन आए और एएन आने के बाद महिलाओं से बदतमीजी की, धक्का दिया। ये महिलाएं इनको धक्का दिया और उन्होंने भाई ऐसा कैसे कर रहा है, तेरे से बड़े बड़े तो मेरे बच्चे हैं, तो इनकी तेरी जैसी बहुत सी देखी है, और माँ बहन की गालियाँ देने लग गया। उसके विरोध में जाम है। हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी से बदतमीजी। हम शांति से खड़े हुए थे, और इस तरह महिलाओं से बदतमीजी कौन सहन करेगा? क्या मांगे आप? पहले तो वह आके माफ़ी मांगे महिलाओं से जिनसे बदतमीजी करी है, उसके बाद हमारा पानी का इंतजाम करें। एनईबी थाना क्षेत्र के ठाकरवाला कुआ रामनगर में एक सूने मकान से चोर 50,000 रुपए की नकदी और करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर पार कर ले गए। परिवार के लोग खाटू श्याम जी गए हुए थे, वहीं बच्चे पड़ोसी के घर सोने चले गए थे। चोरों ने सूने मकान के 5 ताले तोड़कर नकदी और जेवर पार कर लिए। रामनगर ठाकरवाला कुआ निवासी जितेंद्र सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 29 जून की शाम को भी खाटू श्याम जी गए थे। सुबह भांजे ने फोन कर बताया कि मकान के ताले टूटे पड़े हैं। चोर घर के करीब 5 ताले तोड़कर 50,000 रुपए और जेवर ले गए। पीड़ित ने कहा कि सब परिवार के बड़े लोग श्याम जी के दर्शन करने चले गए थे। पीछे से बच्चे पास में बड़े भाई के मकान में सोने चले गए थे। चोर रात को मुख्य गेट का दरवाजा एक एंगल तोड़कर अंदर घुसे और कई ताले तोड़कर चोरी कर ले गई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खाटू श्याम जी के लिए गए थे 29 की रात को, शाम गए थे। सुबह आए थे जब सारे ताले टूटे हुए मिले हैं, 3-4 कमरों के ताले टूटे मिले हैं। सारे बक्स वगैरह के, पूरे अलमारी के लॉकर वगैरह सब तोड़ दिए थे, और 50,000 रुपये कैश था इसमें अलमारी में, और गहना था। कितना था गोल्ड वगैरह? गोल्ड 2 तो सोने के हार थे गले के, और एक कान का पेंडल, कानों का झुमकी वगैरह थे। मेरी गूंठी थी 8-10, हाथ की चैन थी, 2 जोड़ी पाजेब थी, और सोने ये चांदी के सिक्के थे, और गले में जो पातड़ी वगैरह होती है वो थी। लगभग कितने की चोरी है? 1-1.25 लाख रुपए का गहना था, और 50,000 कैश, यानी 1.5-2 लाख की चोरी हुई। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ जी, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस आई थी? पुलिस मौके पुलिस आई थी, तुरंत आ गई थी फोन करते। शहर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। शनिवार को डॉक्टर्स डे पर शहर के चिकित्सकों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जहां स्वयं ने पौधे लगाए, वहीं अन्य लोगों को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और IMA अलवर के संयुक्त तत्वाधान में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर और सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग शामिल हुए। IMA अलवर अध्यक्ष डॉक्टर मित्तल ने बताया कि शहर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के परिसर में विभिन्न कस्बों के करीब 21 पौधे लगाकर डॉक्टर्स डे मनाया गया है। साथ ही ट्री गार्ड लगाकर इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि डॉक्टर्स मरीजों को नया जीवन देते हैं, जबकि पौधे हम इंसानों को ऑक्सीजन देकर जिंदा रखते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो प्रदूषण भरे माहौल में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए हम सबको पौधारोपण जरूर करना चाहिए। एक परिवार एक पौधे के कॉन्सेप्ट पर चलते हुए परिवार के हर सदस्य को अपने नाम से पौधे जरूर लगाने चाहिए। आज सभी डॉक्टर्स को हमारी तरफ से डॉक्टर्स डे के बहुत बहुत
हार्दिक बधाई तथा अलवर की जनता को भी जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए। आज डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे 8 बजे पौधारोपण किया गया है। 21 पेड़ लगाएंगे ट्री गार्ड के साथ में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्री गार्ड के साथ में 21 पौधे IMA हॉल के अंदर तथा जनरल अस्पताल के परिसर में लगाए गए हैं। ये शुरुआत है कि वृक्षारोपण, जैसे मैं यहाँ पे आपको पता ही है कि 6 साल से लगातार पेड़ लगा रहा हूँ और मेरे 9,500 पेड़ यहाँ अलवर शहर में खड़े हुए हैं, लगाए नहीं खड़े हुए हैं, आप गिन कर सकते हो। तो उसमें एक मुहिम है कि ये इस तरह का, इसका भी संयोजक मुझे बनाया, तो मैंने ये पेड़ लगवाने का। डॉक्टर विजयपाल यादव, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं IMA का। और सभी अलवर की जनता से भी विनम्र निवेदन है कि सभी कम से कम एक परिवार, एक आदमी नहीं, एक परिवार एक पेड़ लगा करके उसको पाल ले। तो मैं सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर्स डे की। उनके परिवार वालों को भी कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जनता की सेवा करते हैं। और सभी हम अलवर के नागरिकों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा बना रहे। और आज हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और IMA मिल कर के यहाँ IMA हॉल के बाउंड्री के पास में पौधे लगा रहे हैं। जनरल हॉस्पिटल कैंपस में पौधे लगा रहे हैं। 21 पौधे लगा रहे हैं हम। टी गार्ड भी हम उपलब्ध कर रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से। और जो इसके संयोजक हैं डॉक्टर विजयपाल यादव हैं और रेड क्रॉस के मिस्टर शशांक जालानी हैं और गिरीश गुप्ता हैं। और आज आप देख रहे हैं काफ़ी डॉक्टर्स का बड़ा जोश है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं कहता हूँ सभी लोगों से कि एक पौधा ज़रूर लगाएं। बारिश का मौसम है, यदि हम हरा भरा अलवर को रखेंगे तो बहुत गर्मी कम होगी, पर्यावरण अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है जो ऑक्सीजन की ज़रूरत कोरोना के टाइम पे दिक्कत हो रही थी ऑक्सीजन की, हमको ऑक्सीजन मिलेगी इन प्लांट से। तो सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ और जो कार्यक्रम है 3 दिन के, सभी चिकित्सकों से अपील करता हूँ इन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जिस तरह आज ले रहे हैं। जिला अस्पताल में दवा लेने आई महिला के बैग से चोरी किए पर्स और मोबाइल के साथ 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर निवासी पीड़ित महिला कांता शर्मा ने बताया कि वह अपने ससुर की दवा लेने के लिए अस्पताल आई हुई थी। इसी दौरान वह फोटोकॉपी कराने के लिए दुकान पर खड़ी हुई थी। तभी पीछे खड़ी 2 महिलाओं ने ध्यान भटकते हुए उसके बैग में रखा पर्स और मोबाइल निकाल लिया। पर्स चोरी होने का पता चलते ही महिला ने अन्य मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल किया तो मोबाइल पीछे खड़ी महिला की झोली में बजने लगा, जिस पर दोनों महिलाओं को पकड़कर थाना पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस द्वारा दोनों महिलाओं की तलाशी ली गई तो उनके पास महिला के बैग से चुराया पर्स, उसमें रखी नकदी, कैंटीन कार्ड और मोबाइल मिल गया। इसके बाद पुलिस दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ले गई। हम यहाँ मेरे ससुर की दवाई लेने के लिए आई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ। फिर क्या हुआ था? अब मैं फोटोकॉपी करा रही थी और जैसे ही मैंने फोटोकॉपी कराई तो ऐसे मैंने ये दिया तो इसने जैसे ही मैंने बैग खोला तो मेरा ध्यान उधर चला गया फोटोकॉपी, इसने मेरे बैग में से निकाल लिया। कितने पैसे निकाले हैं कुछ पता लगा? पर्स निकाला है? हाँ पर्स निकाला है। हमने फिर फोन करा दूसरे फोन से तो इसकी गोदी में पर्स में फोन बजा। अच्छा। तब मैंने खोसा है इसे। अच्छा, तो ये क्या यहीं पे ठीक है हॉस्पिटल में? ये एक लेडीज थी ना, वो है जो मेरे सामने वहाँ फोटोकॉपी करा रही थी। दूसरी है जो वहाँ दूर खड़ी थी उसके पीछे। अच्छा। तो वो भी नहीं, वो ने भी उसने कराई नहीं और हट गई है वो। अच्छा। मैंने कराई और वो लेकर परस बैठ। तो खाली मोबाइल लिया था आपका? नहीं, पूरा परस ही ले लिया था। उसमें ATM वगैरह, कैंटीन कार्ड। अब ये तो पता नहीं भैया पैसे कितने थे, गिनते तो नहीं है। अभी मैं कैंटीन से ही आई। जब पुलिस को बताइए आपने? हाँ, पुलिस को नहीं, मैंने इसमें मार लगाई थी। इतनी देर में पुलिस आ गई। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने नालों की सफाई कराने के लिए नगर परिषद से अपील की है। खंडेलवाल ने बताया कि गायत्री मंदिर रोड पर दोनों साइड से नालों की सफाई नहीं होने के कारण वर्षा का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसके कारण सड़क अवरुद्ध हो जाती है। यहाँ गंदगी के कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि परिषद अधिकारी अपने कर्मचारियों को आदेश देकर यहाँ व्यवस्थाओं में सुधार कराने का प्रयास करे, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके। जो हमारी अलवर की नगर परिषद है वो लापरवाही बेसुधी में पड़ी हुई है, क्योंकि जगह जगह नाले में कीचड़ भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, कूड़ा करकट भरा हुआ है। उससे क्या है कि नाला रुक जाता है। रुकने के कारण जब थोड़ी सी बरसात अलवर में होती है वो गंदगी उन रोडों पर तैरती हुई नज़र दिखाई देती है। और तमाम अलवर शहर की स्थिति यही है। कहीं भी आप चले जाएं, अशोका पर चले जाएं, भगत सिंह पर चले जाएं, आप स्वर्ग रोड पर चले जाएं,
और आप डेली दरवाजे पर चले जाएं, यहाँ तमाम जो नाले हैं उनकी स्थिति जस के तस है, उनमें गंदगियाँ भरी हुई है, कीचड़ भरी हुई है, उसकी वजह से वो नाले रुक जाते हैं और इस तरीके से आम जन को बड़ी परेशानी होती है और नुकसान पहुंचता है, बीमारियां फैलती हैं। जब गंदगी नाले से निकलकर वो सड़कों पर आएगी, रोडों पर आएगी, तो उनको काफ़ी नुकसान, और विशेषकर मैं कहता हूँ जानवरों को भी काफ़ी नुकसान होता है। उस गंदगी को जानवर, गाय भैंस ये खाने की कोशिश करती है, तो दोनों के लिए, जानवरों के लिए और मानव के लिए, दोनों के लिए ये नुकसानदायक है। इस पर विशेषकर खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा, नगर परिषद का ध्यान अवगत कराना चाहूँगा कि आप ऐसी लापरवाही, असावधानियाँ ना बरतें जिससे कि जानवर और इंसान को बीमारियों का खतरा उठाना पड़े। टपुकड़ा कस्बे में पुलिस थाने के समीप चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गई। इस दौरान कथावाचक व्यास संजय कटिया ने यहां उपस्थित श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की अमृत वर्षा का रसपान कराया। कथा के दौरान बीच बीच में गोपी उद्धव संवाद, श्री कृष्ण एवं रुक्मणी विवाह उत्सव पर सुंदर सुंदर झांकियों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर चतर, सैन मित्तल, नरेश गोयल, अनिल शर्मा, दिनेश गर्ग, नेहरू गर्ग सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। कोटकासिम कस्बे में इन दिनों शराब व्यापारियों और माफियाओं को पुलिस का खुला संरक्षण देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य के मुखिया अशोक गहलोत ने रात 8 बजे के बाद शराब के ठेके पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए हैं, वहीं कोटकासिम थाना पुलिस राज्य के मुखिया के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश देते हुए कहा था कि रात 8 बजे बाद पूरे राज्य में अगर कहीं भी कोई शराब की दुकान खुली हुई मिलती है तो उसके लिए संबंधित थानाधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी जिम्मेदार रहेंगे। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोटकासिम पुलिस को मुख्यमंत्री के आदेशों की कोई परवाह नहीं है। कोटकासिम के मुख्य बस स्टैंड पर संचालित शराब ठेका इन दिनों 24 घंटे शराब बेचने की सेवाएं दे रहा है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर देर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस की गश्ती टीम यहाँ से सुबह और शाम रोजाना निकलती है, लेकिन देर रात तक चलने वाले इन ठेकों को नजरअंदाज कर निकल जाती है। ऐसा ही नज़ारा कोटकासिम कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर भी कभी भी देख सकते हैं। इसी तरह कस्बे से रेवाड़ी की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर भी एक शराब का ठेका संचालित है। कमोबेश उसका भी यही हाल है। उच्च अधिकारियों की जांच के डर से ठेके के शटर को खानापूर्ति के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन ठेके के ऊपर बने सेकेंड फ्लोर पर शराब की पेटियां रखकर पूरी रात शराब सप्लाई की जाती है। यहाँ पूरा मामला खुलेआम पुलिस के संरक्षण में बेरोक टोक चल रहा है। ऐसे में अपराधियों पर अंकुश लगाने और अपराध की रोकथाम जिम्मा लिए बैठी पुलिस खुद माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रही है। किशनगढ़बास कस्बे में देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में कस्बे के खैरतल रोड स्थित गजानन गार्डन में श्री भव्य खाटू श्याम कथा का 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय कथाकार मुनिश्री महाराज रतन गढ़वाले द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक हरि मोहन अनुगुप्ता, मांगीलाल गुप्ता, शीशराम यादव, हब्बड़ यादव रहे। कथा व्यास द्वारा किए गए श्री श्याम कथा वाचन के दौरान श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और कथा का रसपान किया। कथा कार्यक्रम के गणमान्य अतिथि विधायक दीपचंद खेरिया, पूर्व विधायक रामजीत सिंह यादव, चेयरमैन तारामणि सिंगल स्नेह फाउंडेशन के राम यादव और डॉक्टर दिनेश यादव रहे। श्री भव्य खाटू श्याम कथा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर प्रतिदिन हजारों महिलाओं एवं पुरुषों ने कथा का लाभ प्राप्त किया। कथा कार्यक्रम में कथा के विभिन्न प्रसंगों का वाचन 29 जून को 4 बजे से साय 7 बजे तक किया गया और श्री श्याम संकीर्तन के 9 बजे से रात्रि तक आयोजित किया गया। वहीं 30 जून शुक्रवार को शीश का दान पुनाहुति साय 4 से 7 बजे तक आयोजित की गई। इसके बाद रात्रि 9 बजे तक भंडारा आयोजित किया गया। समाचारों में वक्त तो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता बाबूलाल रुंडला बिजली विभाग में एससी पद पर कार्यरत रहे। वे विराटनगर क्षेत्र में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा के रूप में किसी भी प्रकार का कार्य हो वे पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करवाते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले बाबूलाल रुंडला की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। भिवाड़ी के समीप टपुकड़ा में मां गायत्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार से जुड़े ग्यारसी राम गुप्ता ने बताया कि यहां विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी और टपुकड़ा की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा टपुकड़ा की मेन मार्केट में से होती हुई बाबा नरसिंह दास आश्रम पर पहुंची। यहां भोजन प्रसादी का विशाल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धारुहेड़ा उप जोन के राजकुमार भारद्वाज, राम अवतार कौशिक, अलवर से मुकेश, किशनगढ़ से मोतीलाल तथा भिवाड़ी से डीसी यादव अपनी टीमों के साथ व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टपुकड़ा क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपना घर सेवा समिति इकाई कठूमर में अपना घर आश्रम बझेरा का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। कठूमर अपना घर सेवा समिति इकाई द्वारा मसारी रोड पर धूंध कुटी शनिदेव मंदिर में स्थित कार्यालय पर समाज सेवी नीमा चौधरी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत करीब आधा दर्जन पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने और आमजन को पौधे लगाने सहित उनकी परवरिश करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष अनिल कुलवाल, सचिन संजय जैन, कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर, पतंजलि योगाचार्य योगेश भारद्वाज, गुल्लू दुरेजा, लोटन चौधरी, संरक्षक सोमेश्वर चौधरी, कुट्टन शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खेड़ली कस्बे के कठूमर रोड पर शनिवार सुबह गोवर्धन परिक्रमा देकर अपने घर कार से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार का टायर फट जाने से वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गए, जिससे कार में सवार एक युवती और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से खेड़ली अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कार सवार सभी श्रद्धालु करौली जिले के टोड़ा भीम कस्बे के निवासी हैं। जिले के कठूमर एवं खेड़ली क्षेत्र से भारी संख्या में सावन माह में भगवान शंकर के श्रद्धालुओं द्वारा हरिद्वार से कावड़ लाने के लिए गांव-गांव से प्रतिदिन सैकड़ों भोलेनाथ के भक्त ट्रेनों और बसों से रवाना हो रहे हैं। क्षेत्र के स्टेशन और बस स्टैंड पर बम बम भोलेनाथ के जयकारों और उद्घोषों से माहौल भक्ति में बना हुआ है। कावड़ लेने जाने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि इस बार कावड़ लाने को लेकर महिलाओं में भारी जोश और उमंग है तथा दल में शामिल होकर कावड़ लेने जा रही है। पूर्णिमा से गंगा स्नान के बाद कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि 15 दिन में पूरी होकर सावन के सोमवार के दिन विधिवत रूप से शिवालयों में चढ़ाई जाएगी। इस बार 2 सावन माह होने के कारण 2 माह तक कावड़ यात्रा चलेगी। ये आज जो कावड़ियों का जत्था रवाना हो रहा है, कई गांवों से जो है जत्था अलग अलग तरीक़ा से काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं कावड़ लेने के लिए हरिद्वार। पहले ये लोग आ जाएंगे, हम जो है क्या नाम है ऋषिकेश पे जाकर नहा करके गंगा जी में स्नान करके फिर जाएंगे नीलकंठ महादेव जी। नीलकंठ महादेव जी पे जो है जल चढ़ा करके फिर आएंगे हम ऋषिकेश वापस, फिर आ जाएंगे रात को क्या नाम है हरिद्वार से रात फिर गुरु पूर्णिमा के दिन हम जो है कावड़ उठाएंगे और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने जहाँ मंदिरों पे हम जो बोल के जा रहे हैं कितने दिन के लिए ये जो है कावड़ 14 दिन के लिए लेके आ रहे हैं। 14 दिन हम पैदल यात्रा करके चलेंगे, करते आएंगे और ये 14 को जो है और ये कावड़ अपने अपने मंदिरों में जहाँ जहाँ लोग बोल के जा रहे हैं वहाँ पे ये चढ़ाई जाएगी। उसके बाद में लोग जो है हमको लेने आएंगे, कोई डीजे से, कोई बाजे से, कोई लेडीज भी, बच्चे भी, सब जो है हमारा स्वागत करेंगे। दूसरे दिन हवन भी करते हैं, प्रसाद बंटवाते हैं, फिर उसके बाद में भंडारा जो भी करके अपने पूजा पाठ करने के बाद में और सबको प्रसाद वितरित कर करके ये 14-15 दिन की हमारी यात्रा है। कौन से महीने में ले जाई जाती है? ये जो है कावड़ सावन महीने में शुरुआत में ही लगते ही जो है ये चालू हो जाती है। वहाँ से गुरु पूर्णिमा को उठाते हैं, कोई पड़वा को उठा लेता है, कोई गुरु पूर्णिमा को उठा लेता है। तो ये 15 दिन की यात्रा होती है। अब के 2 सावन पड़ रहे हैं, अब के अधिक मास है, अब के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें जाने की कोशिश करेंगे। जितने भी लोग जा रहे हैं कोई सब यही जो है कह रहे हैं कि भाई पूरे 2 महीने ही जो चलेगी क्या नाम है कावड़, जो कोई जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो अपने हिसाब से ले करके आ रहे हैं सब। रेनी तहसील के झांकड़ा गांव स्थित निम्बार्क संप्रदाय आश्रम से भोलेनाथ के 15 भक्तों का एक जत्था शुक्रवार सुबह 9:15 बजे हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। महंत गोपाल दास मोदी ने बताया कि कोविड-19 के बाद इस वर्ष 11वीं कावड़ यात्रा के लिए 15 नवयुवकों की एक टोली ने विधि विधान के साथ भगवान शंकर के मंदिर में पूजा अर्चना कर हरिद्वार के लिए गाजे बाजे के साथ रवानगी ली है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सरपंच राजेश यादव द्वारा मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। वहीं गायों का हरा चारा और बंदरों को फल खिलाए गए। इस दौरान पावटा के सचिव कॉलेज में विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। जीएल यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में विभिन्न स्थानों से आई ब्लड बैंक की टीमों द्वारा रक्त का संग्रहण किया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल वर्ष पूरे होने पे मोदी जी का कहना था, उनका ये मंत्र था कि सेवा सप्ताह
हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने ये सेवा सप्ताह का आयोजन चला रहा है और माननीय भूपेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री, श्रम मंत्री, वन मंत्री भूपेंद्र जी यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पे आज 30 जून पे हम हमारे विराटनगर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए हैं, गायों को चारा गुड़ खिलाए हैं, बंदरों को केला खिलाए हैं और हमारे जो भी मोदी जी के द्वारा जो कहा गया है उनमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये मानव जाति में एक है भी कि मानव सेवा सबसे अच्छी सेवा है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना इलाके के ढाणी गैस खान के पास हाईवे पर ट्रेलर ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि धोलाराम और राम सिंह जाट ट्रैक्टर ट्रॉली में टीन शेड भरकर पावटा से भाबरू की ओर जा रहे थे। ढाणी गैस खान के पास पहुंचने पर पीछे से आ रहे ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर हाईवे पर पलट गया। हादसे में धोलाराम और राम सिंह घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सिहाली खुर्द में बाबा दयागिरी महाराज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर ललित यादव ने सभी खिलाड़ियों और श्रोतागणों को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ शिक्षा से ही इस क्षेत्र का नाम रोशन नहीं किया जा सकता, बल्कि खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भी अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण परिवेश में ऐसी अनेक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिन्हें सही मार्गदर्शन मिलने पर क्षेत्र का नाम रोशन करती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता एक सराहनीय कदम है, जिससे ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलता है। यादव ने समस्त ग्रामवासियों, खिलाड़ियों और क्रिकेट कमेटी से आह्वान किया कि खेल को खेल की भावना से खेलते हुए ईमानदारी का परिचय देते हुए प्रतियोगिता को संपन्न कराएं। बानसूर कस्बे में शनिवार को दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक किसान पुत्र अपने पशुओं के लिए सुबह इंजन की मशीन से चारा काट रहा था। उसी समय गले का टावल मशीन में फंस जाने और दम घुट जाने के कारण उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बानसूर के गांव रतनपुरा निवासी 22 वर्षीय संजय कुमार पुत्र रामनिवास यादव अपने पशुओं के लिए इंजन की चारा मशीन से चारा काट रहा था। इसी दौरान युवक के गले में तौलिया होने से तौलिया मशीन के पट्टे में आ गया। परिजन युवक को बानसूर उप अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी पहुंचाया, जहां पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक संजय यादव अपने गांव में दूध डेयरी का काम करता था। रेडी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जामडोली में शनिवार को 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 33 केवी जीएसएस सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जौहरी लाल मीना रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि रेणी प्रधान मीरा देवी मीना रही। वहीं समारोह की अध्यक्षता जामडोली सरपंच मोहरबाई मीना द्वारा की गई। इस मौके पर विधायक जौहरी लाल मीना ने बताया कि अब क्षेत्र में बिजली समय समय पर मिलती रहेगी और उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान ग्रामवासियों ने सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान डीसी मीना, XEN DK शर्मा, AEN अशोक कुमार जांगीर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खैरतल और भिवाड़ी जिला पुलिस की DST टीम ने बैंकों के बाहर रेकी कर वाहनों और पैदल निकलने वालों के कपड़ों पर मैला डालकर लाखों रुपए की वारदातों को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के मुख्य सरगना अगन दीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान उसके कब्जे से 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। थानाधिकारी अंकिश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों 20 जून को खैरतल में मेन मार्केट के SBI बैंक से 4,50,000 रुपए निकलवा कर बाइक पर निकले पूर्व सेनाधिकारी मनफूल सिंह के साथ इसी तरह से चकमा देकर बैग पार कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस घटना की प्राथमिकी दर्ज होते ही जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, ASP जगराम मीना, DSP जयप्रकाश बेनीवाल सहित उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने टोल नाकों, गलियों आदि में तलाश शुरू कर दी। CCTV कैमरा फुटेज सूचना संधारित करने के साथ टीमों का गठन किया गया। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में कैंप किए गए, जिसमें गड़िया सांसी गैंग मध्य प्रदेश के मुख्य सरगना अगनदीप पुत्र धीरज सांसी निवासी कड़िया सांसी PS बोड़ा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश को चोरी किए 1.5 लाख रुपए सहित मध्य प्रदेश के कस्बा पचौर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध विभिन्न प्रांतों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से सघन पूछताछ कर रही है। सर, उसके बारे में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, अगनदीप सनोफ धीरज, जाति सांसी, उम्र 35 वर्ष, निवासी कड़िया, पोस्ट पिपलिया,
सरोड़ा रसोड़ा तहसील बंदौर थाना बोड़ा जिला राजगढ़ को MP को। कितने पैसे बरामद किए इसके पास? साहब इससे 1.5 लाख रुपए बरामद किए, बाकी पैसे अन्य साथियों को बांट दिए। खैरतल सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर के भाव आसमान छूने के कारण आम आदमी की रसोई और सलाद से टमाटर गायब हो गए हैं। वर्तमान में सब्जी मंडी में फुटकर में 100 से 110 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर बिक रहा है, इसलिए लोग वैकल्पिक रूप में नींबू, अमचूर आदि को टमाटर की जगह काम में ले रहे हैं। व्यापारी धर्मदास भावानी और किशोर कुमार ने बताया कि बारिश के कारण सब्जी की फसलों में स्थानीय स्तर पर काफी नुकसान हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से टमाटर की फसल पर फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय टमाटर बहुत कम मात्रा में आ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि 15 से 20 दिन तक टमाटर के भाव यही रहने की संभावना, उसके बाद बेंगलुरु और नासिक के टमाटर आना शुरू हो जाएंगे। इधर किसान मन्नू यादव, महेश सैनी, तारोचंद सैनी, नीलू यादव आदि ने बताया बारिश के कारण सब्जियों में नुकसान हुआ है, मुख्य रूप से टमाटर और पालक में नुकसान है। बानसूर की ग्राम पंचायत बबेरा के गांव कोठिया में शहीद ओमपाल सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर रहे। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शहीद स्मारक के पास बोरिंग लगवाने और शहीद के नाम से राजकीय विद्यालय में एक भवन बनवाने की घोषणा की। इस दौरान शहीद के पिता लक्ष्मण सिंह, माता सुप्रिया कंवर तथा शहीद की वीरांगना शारदा देवी और शहीद के बच्चों का अतिथियों द्वारा माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। ओमपाल सिंह शेखावत जिनकी की आज कोठिया में मूर्ति का अनावरण था, शहीद हुए हैं, उनको हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, यहाँ के सरपंच साहब और सभी पंचायत समिति मेंबर सभी, मुकेश खड़ा कृष्ण सब आए हैं, तो पूरे गाँव वासी आसपास के लोग इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। और इनकी जो माँ है और पत्नी है शारदा जी, इन सबकी एक ही मांग थी कि हमारे पहले तो ये स्कूल क्रमोन्नत करना, स्कूल मैंने क्रमोन्नत पहले ही कर दिया कोठिया, उसके बाद है कि उनके यहाँ पर इसी जगह पर बोरिंग की जानी चाहिए, जिससे शहीद के परिवार को भी फायदा मिले और ये जो इन्होंने यहाँ पेड़ पौधे और ये सारे लगाए वो भी रहें। तो एक सौर ऊर्जा का प्लांट बनने की हमने घोषणा करी है, सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। और दूसरा स्कूल में एक कमरे के लिए कहा है, खेल मैदान के लिए, तो यहाँ अगर ये पट्टा काट के दे देते हैं सरपंच साहब, पट्टा काट देंगे, एस्टीमेट बनवा के भेज देंगे, तो खेल मैदान भी यहाँ पर बना दिया जाएगा। एक स्कूल के कमरे की मैंने MLA लैड से घोषणा करी है। और मैं सभी जगह ये जो स्मारक बना है ये भी MLA लैड से ही बना है। जितने भी शहीद होते हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, मेरे MLA बनने के बाद मैंने सभी को 4-4 लाख रुपये स्मारक बनाने के लिए मैं तुरंत जारी कर देती हूँ। बेशक मैं उसका उद्घाटन करूँ या नहीं करूँ, मेरा फर्ज होता है कि शहीद का सम्मान करना। मैं कहीं पर भी किसी तरीके की कोई उसमें कमी नहीं रखती हूँ। कोई उनकी मांग होती है वो भी मेरे पूरी करने का मेरा प्रयास रहता है, जितना मेरी जानकारी है। बाकी तो बानसूर में कोई विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और अवैध वसूली के मामले में फरार चल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक यादव विराटनगर के वार्ड 17 का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में पूर्व में 2 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि 15 जून को आरोपियों ने सवारियां लेकर जयपुर जा रही निजी बस को विराटनगर बस स्टैंड के पास रुकवाकर चालक परिचालक से मारपीट की तथा 8,000 रुपये छीन लिए। साथ ही आरोपियों ने अवैध वसूली देने की धमकी भी दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए प्रकाश और नरेश को गिरफ्तार किया था, लेकिन दीपक यादव फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक निजी बस लोक परिवहन के शीशे वगैरह तोड़ दिए थे तथा उससे अवैध पैसे लेने की उन लोगों ने कोशिश की थी, जिसमें 5-6 लड़के शामिल थे, जिसमें से हमने 2 लड़के पूर्व में गिरफ्तार कर चुके थे और आज एक दीपक के पुत्र लक्ष्मण यादव निवासी खानड़ा विराटनगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा उसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और बाकी लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उसमें अभी 2 आरोपी और बाकी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई शामिल होगा तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। तिजारा कस्बे में कावड़ सेवा संघ समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि सावन महीने में कावड़ियों का आवागमन होता है। भोले बाबा के लिए हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से झीर मंदिर में कावड़ चढ़ाते हैं। कस्बे के दीवान वाले चौक पर 23वां कावड़ शिविर लगाया जाएगा, जिसमें भंडारे एवं कावड़ियों की सुविधा के लिए कमेटी व्यवस्था में एकजुट होकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर धन सिंह सैनी, पंकज आहूजा, धनी करेला, बलवंत सैनी, रिंकू सैनी, पुनीत सैनी, संजय सैनी, शेर सिंह सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 तारीख से 10
10 तारीख से शिविर लगाया जा रहा है और पूरी तैयारी, पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है घोड़े की सेवा के लिए। घोड़े आएंगे हरिद्वार से, उनकी सेवा के लिए, खान पान के लिए, ठहरने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था और सारी व्यवस्था की जाएगी। 15 तारीख को विशाल भंडारा होगा। जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित ESIC हॉस्पिटल में रोटरी इंटरनेशनल नीमराना के तत्वाधान में सीए और चिकित्सक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रोटरी इंटरनेशनल नीमराना अध्यक्ष सोनू चौधरी एवं पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर सभी आगंतुकों का फूल माला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि TPR कंपनी उप प्रबंधक जानिया ओएडा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि सचखंड हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर गजराज यादव, सोनी देवी, डॉक्टर राजपाल यादव सहित अनेक डॉक्टर रहे। रोटरी क्लब अध्यक्ष सोनू चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यकारिणी का विस्तार करने पर चर्चा एवं रोटरी इंटरनेशनल द्वारा समाज हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता जताते हुए सभी सदस्यों को रोटरी क्लब इंटरनेशनल की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में क्लब सदस्यों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम के तहत 25 पौधे लगाए गए। रोटरी इंटरनेशनल नीमराना के द्वारा नीमराना कस्बे में ESI हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे और CA डे मनाया गया। इस अवसर पर नीमराना कस्बे के सभी सम्मानित डॉक्टर्स एवं सभी सम्मानित CA को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर हमने 25 पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। रोटरी क्लब नीमराना द्वारा ऐसे ही सामाजिक विकास कार्यों को लगातार भागों में किया जाएगा। जल्द ही हम रोटरी क्लब नीमराना की कार्यकारिणी को विस्तारित करेंगे। करौली जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करणपुर पर विगत 29 मई को प्रसव के दौरान रेशो बेरवा की मौत से नवजात शिशु सहित 6 छोटे छोटे बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के सक्रिय युवा रामप्रेम मीना के मुखरी निवासी ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श कर सोशल मीडिया के व्हाट्सएप मंच पर आर्थिक मदद हेतु मिशन ग्रुप क्रिएट कर लोगों को जोड़कर 323 भामाशाहों के सहयोग से 1,23,461 रुपए की आर्थिक मदद एकत्रित कर पीड़ित परिवार को सौंपी। इस दौरान गांव के महेश चंद बैरवा फॉरेस्टर ने एक बच्चे की पढ़ाई सहित शादी होने तक का बोझ उठाने की जिम्मेदारी ली। नाम से ना टोटल पैसा है 1,21,461 रुपये। ठीक है, जहाँ में हमने अकाउंट नंबर दियो इनका ही खुद का खाते नंबर। कुछ पैसा केस आए, गले लोग समझदार भामाशा आए थे, वो घर पे घर आके मिलके के बच्चों से और केस भी लेके गए। जिसमें बबलू सरपंच अपने बीजलपुर सरपंच, कल्लू सरपंच है और हंसराज जी वगैरह है, 2-4-5 लोग आए थे और कई लोग बाहर से भी थे, उन्होंने दिए केस। तो टोटल फोन पे में जो पैसे आए वो है 67,841 वापस कर दी और जो केस आए टोटल घर पे आए जो मिल गए वो है 36,000 रुपये। ठीक है, और जो इनके डायरेक्ट अकाउंट में आए हमारे हिसाब से तो इसमें 18,461 रुपये आए। ठीक है, वो हमारे हिसाब से क्योंकि कई लोगों का डायरेक्ट कर दिए तो हमारे पास भी जानकारी नहीं है। जैसे ये बता रहे 20,000 रुपये तक ज्यादा हुए, ठीक है, हमको जानकारी उतनी है, हम आगे ना 1 रुपये ज्यादा कह सकते हैं, चाहे इसमें 20 जानने के लिए 22 जानने के लिए इनके काम है और इससे कम तो है नहीं है। लेकिन ठीक है, इस हिसाब से टोटल पैसे हो गए 1,21,461 और हम तो ये दुआ करेंगे कि बच्चियों का इनके काम मिले, अच्छे से शादी करें। जैसे हमने कोई और से हाथ जोड़ के मांगे उसका गलत फायदा नहीं लें लोग। ठीक है, ये सबसे बढ़िया रहेगा और इनकी FD वगैरह करा के इनकी शादी में काम लें। और हारी बीमारी है तो सब चलती रहेंगी और ऐसे ही होते रहेंगे, लेकिन हम हमेशा खड़े थे हमारे साथ। रामप्रेम जी को मुझे तो मेरी बात हुई नहीं थी और ग्रुप में उन्होंने डाला था, एक मैसेज डाला था उन्होंने राइट करके। उन्होंने बोला है कि एक बच्ची की जिम्मेदारी पढ़ाने लिखाने की और शादी करने की मेरी है पूरी। ठीक है, और उनके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ। ऐसे इंसान होने चाहिए। मैं तो आप ये भी बोलूँगा, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है, आपके परिवार के, सबको इनका सहयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुम्हारे साथ भी कुछ घटेगी, हमारे साथ भी घटेगी, तो हम तुमसे भी हम उम्मीद करते हैं, इनसे आपसे करते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए। जैसे महेश जी ने साथ दिया तो आप लोगों को थोड़ा सा इनकी शादी हो तो हेल्प करो, सुख दुख में भी साथ आओ। अभी उनके अकेले आके रह गए तो थोड़ा सा अपने साथ दो, अब जैसी जरूरत होती है उसके साथ हैं। खैरतल कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में श्री श्याम मंदिर स्थापना के वार्षिक उत्सव से पूर्व शुक्रवार को 251 ध्वज के साथ भव्य श्याम रथ यात्रा निकाली गई। यह रथ यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस श्याम मंदिर पहुंची। इस दौरान श्याम रथ यात्रा में डीजे पर बज रहे श्याम प्रभु के भजनों पर महिला पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं शाम को आरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम बाबा के जयकारों से आसमान गूंज उठा। बहरोड क्षेत्र के कारोड़ा गांव स्थित शिव मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कलश यात्रा से हुई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद
मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ कर भंडारे की शुरुआत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तजनों ने बाबा के दरबार में पहुंचकर मन्नत मांगी। इस कार्यक्रम के बहरोड विधायक बलजीत यादव मुख्य अतिथि रहे, जिनका मेले आयोजकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि भगवान शिव के प्रति स्थानीय लोगों में अटूट विश्वास है। कोतवाली थाना अंतर्गत शनिवार सुबह एक युवक के अपहरण की सूचना सामने आई, जिसमें अशोक सर्किल से एक युवक का अपहरण की सूचना के बाद अलवर जिला पुलिस हरकत में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। यहां पता चला कि 2 व्यक्ति थार गाड़ी लेकर आए और अशोक सर्किल से एक युवक का अपहरण कर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेएस 4 व्हीलर कंपनी के समीप बने वर्कशॉप से युवक को ढूंढ निकाला और उसे कोतवाली लेकर आई। साथ ही 2 युवकों को भी कोतवाली थाने लाया गया। इसके बाद पूरे मामले की जाँच की गई। इस दौरान पैसे लेने देने का मामला सामने आया। पुलिस द्वारा अभी इस मामले में जांच की जा रही है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।